चलिए हम लोग आ गए हैं आज दिल्ली पर किन किन राजाओं का बादशाहत रहा है ना। बादशाहत का मतलब होता है शासक, शासन करने वाले शासक। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसमें जानना है कि 1206 से लेकर के 1526 तक के जो शासन काल था यही दिल्ली सल्तनत पर था। ठीक है। जिसको हमने बहुत ही रोचक ट्रिक बनाया है कि ट्रिक है जीके ट्रिक को सलाम। सबसे बेस्ट ट्रिक बनाए हैं जीके ट्रिक को सलाम। देखिए इससे ज़्यादातर याद बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आज हम लोग जो जानेंगे वो सबसे पहले जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कि आखिर ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार कैसे हुआ, सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आज का कुछ प्रेरणा है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। प्रेरणा में क्या है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक हमारा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत पर किन किन राजाओं का बादशाहत रहा। इसमें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि जी से क्या होता है। जी से जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, तो जी से गुलाम वंश, सबसे पहले याद रखिएगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा है ना। ये ट्रिक है, ट्रिक को थोड़ा सा पहले देख लेंगे, जान लेंगे कि जी से होता है गुलाम और के से होता है खिलजी। और ट्रिक का जो है सो ट्रिक से होता है तुगलक वंश। और को मैंने साइलेंट किया है। और एस से हम लोग सैयद वंश को जानेंगे। और ए को साइलेंट किए हैं, एल को लोदी वंश, और ए को हम लोग साइलेंट के देखिए ए को जो देख रहे हैं ए को हम लोग साइलेंट किए हैं। और एम से हम लोग मुगलक को जानेंगे है ना, मुगल। एम से हम लोग मुगल के बारे में जानेंगे। मुगल लास्ट में उनका स्थापना हो जाता है ना। चलिए तो सबसे पहले तो हमको आपको विस्तार के बारे में बताना है कि दिल्ली पर विस्तार कैसे हुआ। दिल्ली पर सबसे पहले कौन शासन करना चाह रहा था, सबसे पहले कौन आया। ठीक है, इस चीज़ को तो सबसे पहले आपको गौर करना होगा और इस चीज़ को बारे में जानना होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं 1500 दम जीरो लेवल से आइए और दम 1206 से 1526 तक हमको चलना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि सन 1200 से लेकर के 1526 के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों सुल्तान तथा उनके शासनकाल के दिल्ली सुल्तान कहा गया। जो शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली पर, उन्हीं को हम लोग दिल्ली सुल्तान के नाम से जाने, दिल्ली सल्तनत कहा गया। ये शासक मूलतः तुर्क या अफगान के लोग थे। जो शासक इनको राज करने के लिए आए थे वो क्या थे, वो कहाँ के थे है ना, तो वो तुर्क थे और अफगान के लोग थे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि 1200 इसमें हम लोग लिखे हैं 1206 से, हमने बताया 1200 से। कहाँ से बताया मेरे दोस्त, 1200 से हमने बताया, समझ गए ना। हमने 1200 से बताया कहाँ तक, 1200 से लेकर के हमने बताया 1526 तक। कहाँ तक बताया हमने, 1526 तक। चलिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ को जानना होगा कि इन्हें जो कहा जाता है, एक तरफ से भारत पर शासन करने वाले लोग जो थे वो 5 वंश थे है ना, 5 वंश थे। और 5 वंश थे और पांचों वंश जो थे वो सुल्तान के शासक को दिल्ली सल्तनत या तो सल्तनत हिंद या तो फिर कह सकते हैं कि सल्तनत दिल्ली कहा गया। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ इसके पॉइंट्स लेकर के चलूँगा, मैं पॉइंट्स पर पॉइंट बताऊँगा। पॉइंट्स में सबसे पहले आपको एक चीज़ को देखना होगा कि उन्होंने जब भारत पर, उत्तर भारत पर शासन कर रहे राजदूतों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की, यानी स्थापना किया। उसके बाद आक्रमणकारी तुर्क मोहम्मद गौरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान
को सत्ता से अलग कर दिल्ली में एक अपना राज्य स्थापित किया था। कौन किया था? मोहम्मद गौरी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन सुल्तानों ने यहाँ लगभग 1200 से लेकर के 1526 तक लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया मेरे दोस्तों? तो 300 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? शासन किया। 300 वर्षों तक शासन किया। सबसे पहले आपको एक पॉइंट्स देता हूं कि सल्तनत के आखिर सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन 1526 में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने पराजित कर भारत के गुलाम वंश की नबी डाल दी। किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को, है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और चलिए, आज की प्रेरणा भी हमने बता दिया, तो चलिए आज इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग मगध की ओर चल रहे हैं ना, मध्यकालीन भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना था दिल्ली सल्तनत। देखिए, हम लोग आज दिल्ली सल्तनत के ही बारे में हम लोग जानेंगे। आज दिल्ली सल्तनत पर जो राज कर रहे हैं वो कौन कौन से राज कर रहे थे? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये जितने भी 5 शासक थे और राजवंश थे, वो जो राज कर रहे थे, इन्होंने स्थापना एक वंश का स्थापना किया। जैसे में इसमें बताया जा रहा है कि गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक का शासन किया। 1206 से 1290 तक के शासन किया। तो इसमें सबसे पहले तो आपको इस चीज को गौर करना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की संस्थापक क्यों कहा है? इस चीज को कभी गौर करना होगा आपको, है ना। चलिए, इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो इस काल की जो अवधि थी, इस जो 5 काल को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, तो इस 5 जो काल है, इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? ये 5 वंश जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई शासन किया है, कोई राजवंश शासन किया है, तो सबसे ज़्यादा अगर जो शासन किया उसका नाम है तुगलक। देखिए, जो सबसे ज़्यादा शासन किया। और सबसे कम जो शासन किया है वो कौन है? तो जो सबसे कम शासन किया है वो है खिलजी वंश। देखिए, सबसे कम शासन किया खिलजी वंश। देखिए, सबसे कम शासन। और सबसे पहले तो आपको एक नोट्स ध्यान देना होगा। बहुत सी छोटी सी टॉपिक है, बट आपको ध्यान देने की बात है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की पहला सुल्तान था। ठीक है। और सबसे पहले तो ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैल गया। जब इसके बाद खिलजी वंश का मध्य भारत पर कब्जा करने के लिए उतरा, परंतु मध्य भारत उपमहाद्वीप को संगठित नहीं कर सका, वो कब्जा नहीं कर सका। समझ गए? वो कब्जा नहीं कर सका। तो इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के नाम एक कालखंड में महिलाओं ने भी सत्ता को संभाला था। सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे सत्ता को अगर महिलाओं ने संभाला तो रजिया सुल्तान, आपको पता ही होगा, है ना। कब से कब तक रजिया सुल्तान ने शासन भी किया, ठीक है। उसका कब से कब तक काल तक अवधि रही, इस चीज को भी जानेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की जब संस्था, सबसे नोट्स एकदम बहुत सा नोट्स बनाए, बहुत सा छोटा कर करके आपको इस चीज को ध्यान देना होगा। हम विवरण करते चलेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। उन्होंने जब अपनी राजधानी बना ली लाहौर, और गुलाम वंश को, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हमको बोलना पड़ता था लाख बख्श। क्या बोलते थे? लाख बख्श, है ना। और कुतुब मीनार का, अगर जैसे कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उसकी जो नवी डाली थी, जो शुरुआत किया था, वो गुलाम वंश के शासन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। लेकिन इसको पूरा करवाने नहीं सका, तो पूरा कौन करवाया था? तो पूरा करवाने का जो काम किया था वो था इल्तुतमिश। देखिए, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है ना। उसके बाद फिर क्या कहा कि इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने, है ना, तुर्क ए चलगाही इक्ता एक प्रणाली कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण किया, कुतुब मीनार निर्माण करवाया, कार्य का पूरा करवाया। कुतुब मीनार का नबी जो डालने का काम किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार का 5 मंजिला जो पूरा करवाया वो था कौन?
इल्तुतमिश। चलिए इसी के साथ इसके बाद फिर जो इल्तुतमिश के बाद जो आता है वो होता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने भी कुछ कार्य किया। रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासक थी। यह लगभग गुलाम वंश की थी और कहा जाता है कि वह इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक की 1236 तक उन्होंने शासन किया। और उसके बाद 1236 के बाद वो जो शासन कर रहे थे इल्तुतमिश जो है ना कुतुब मीनार का 5 मंजिला बनवाया था। वो पूरा कब करवाया था, जो पूरा करवाने का काम कब किया था, तो 1100 से लेकर के ये 1220 के बीच में, लमसम 1220 के दौरान में ये कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश। इसके बाद तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में ही बता रहे हैं। तो रजिया सुल्तान क्या था कि जब हमारे देश में और ये मुगल साम्राज्य ये दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी, तो जिसमें शासक जब चेंज होने रहते तो रजिया सुल्तान ने आया। तो रजिया सुल्तान जो है से इन्होंने डाकुओं घेर करके रजिया सुल्तान को मारने का कोशिश किया, है ना। रजिया सुल्तान को डाकुओं ने घेर करके मारना शुरू किया और मारा कहाँ पर, पंजाब में। इनकी पंजाब में मौत हुई थी रजिया सुल्तान की। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को गौर करना हो। उसके बाद आता है बलबन। बलबन आता है। बलबन उपाधि धारण कर लेता है उगुल खां की ये उपाधि धारण कर लेता है। और ईरान है ना, ईरान का एक पारसी धर्म थी, पारसी धर्म को ही अपना लेता है। उसके बाद इन्होंने क्या करता है कि नौरोज़, फिजदा, पैसा, राजस्व, प्रतिनिधि, रक्त लाव, इस नीति को अपना लेता है। 40 ये प्रतिनिधि 40। इसको आप लोग एक चीज़ गौर करिएगा कि गढ़ मुक्तेश्वर जो मस्जिद है यूपी में, वो कौन बनवाया, है ना। तो ये जो यूपी में जो मुक्तेश्वर जो मस्जिद है, गढ़ मुक्तेश्वर जो मंदिर है यूपी में, वो बनवाया था बलबन ने। देखिए वो बनवाया था बलबन ने, ठीक है, आपको याद रखना होगा। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बलबन के बाद अगला शासक जो आया वो था शमसुद्दीन, है ना। अगला शासक जो बना वो था शमसुद्दीन आया। शमसुद्दीन तो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद उसका समाप्त होता है सत्ता, और सीधे उसके बाद आ जाता है, सत्ता समाप्त होने के बाद खिलजी वंश का संस्थापक हो जाता है। और जब खिलजी वंश का स्थापना होता है तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है, जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये जो है क्या, संस्थापक है किसका, खिलजी वंश का। और सबसे पहले तो खिलजी वंश के बारे में ही थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आपको, है ना। और मैं लास्ट में एक चीज़ आपको बताऊंगा, मोहम्मद गौरी जो दिल्ली पर कैसे कैसे क्या किया और उन्होंने कब से कब तक कब्जा करवाया, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे। चलिए, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक जो है सो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। ये इन्होंने शासन किया 1290 से लेकर के 1320 तक। कहाँ तक शासन किया था? इन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम है किलोखरी। एक राजधानी बनाई थी किसने? जलालुद्दीन फिरोज ने एक अपनी राजधानी बनाई थी। वो राजधानी का नाम था किलोखरी, है ना। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज क्या किया कि जनता के इच्छाओं के अनुरूप शासन किया। कौन किया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया। उसके बाद फिर कहा जाता है कि ये उदारवादी शासक था। और सबसे पहले तो पॉइंट्स समझेंगे कि दक्षिण भारत में विजय के लिए अपने भतीजे की, यानी कि भतीजा जो है इसका दामाद था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। कहाँ भेजा? दक्षिण भारत। और वहाँ भी दक्षिण भारत जाने के बाद इन्होंने जीत लिया। दक्षिण भारत जाने के बाद इन्होंने दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद तो 1296 में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, मणिकपुर जिसको हम लोग बोलते हैं कड़ा, मणिकपुर इलाहाबाद में है, और इसे कोई हत्या कर दिया। कौन? जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दिया। कौन? ये जो हत्या किया इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किया। उसके बाद अगला शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। इसका अगला शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी
है ना। बचपन का नाम था इसका अली गुर्स, है ना, गुरसप, अली गुरसप इसका नाम था। सबसे पहले तो आपको बता दें कि द्वितीय सिकंदर या तो सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को। ये सबसे पहले अलाई मीनार एक बनवाया था, दरवाज़ा, आपने सुना होगा अलाई मीनार, है ना। उसके बाद इन्होंने बहुत चीज़ करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी आया और अलाउद्दीन खिलजी अगला जब शासक बना, तो अगला शासक बनने के बाद ये पहले तो मूल्य नियंत्रण पर प्रणाली सबसे पहले अपनाया, और सबसे ज़्यादा अगर टैक्स वसूला तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत ही ये शासक था। और मैं आपको बता दूं कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार अलाई दरबार नामक दरवाज़ा बनवाया था पहले बार, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई, देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट्स नोट बनाया, हमने आपको फाइनली एक डिफाइन कर रहा हूँ, सिर्फ नोट्स में सब दिया हुआ है, उस पर कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो इसमें अलाई दरवाज़ा का बताया जा रहा है, अलाई दरवाज़ा। उसके बाद सीरी कला का भी निर्माण करवाया, और जमेद खान मस्जिद का भी निर्माण करवाया, और हज़ार कम्बक महल का भी निर्माण कर इन्होंने करवाया, है ना। और सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कोई वसूला तो इसलाए ये कौन वसूला, आपको पता ही है ना, इब्राहिम लोदी। सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कोई वसूला तो इब्राहिम। इसका अगला शासक जो बनता है वो था है ना, मुबारक खिलजी खलीफा। उसके बाद ये जो शासक बनता है, उसके बाद ये शासक ये कुछ नहीं कर सकता, ये इसके कोई विवरण ही नहीं है, तो इसकी क्वेश्चन भी नहीं आती हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा जानने का भाई प्रयास कर लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके बाद जो अगला शासक जो बनता है वो बनता है मुबारका खिलजी खलीफा। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, चलिए। देखिए, इसके सबसे पहले तो आपको एक इस चीज़ को भी जानना होगा कि ये जब अलाउद्दीन खिलजी जो था उस समय जो टैक्स लगाया था, वो टैक्स के 4 प्रकार के टैक्स थे, टैक्स हुआ करते थे 4 प्रकार के। 4 प्रकार के टैक्स में जो सबसे ज़्यादा अगर जो टैक्स जो था वो सुनिए, 4 प्रकार के चारों टैक्स हम बताते हैं। एक जो टैक्स था वो था जिजिया, उसके बाद ज़कात, उसके बाद था खराज, उसके बाद था खुम्स। ये 4 प्रकार के टैक्स थे। और जिजिया तो था ना, सो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, समझ में। और सबसे दूसरी जो टैक्स था जकात, जकात जो मुसलमानों के आय पर लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो टैक्स हुआ करता था वो था खराज। खराज जो टैक्स था मुसलमानों के भूमि पर लिया जाता, भूमि के कर पर लिया जाता। और खुम्स था, और खुम्स तो था ना, सैनिक शासकों को लूट करके टैक्स लिया जाता था। उसके बाद फिर क्या किया कि मकान पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, फिर चारागाह पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी कि सारी चीज़ पर टैक्स ही लगा दिया। उसके बाद कहा जाता है कि जो सबसे पहले अगर कोई टैक्स लगाने का काम किया तो ये अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, सब बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अपनाया, बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया। और सबसे पहले तो बाजार नियंत्रण प्रणाली में मंडी अथवा गल्ला बाजार अपनाया, जिसमें अनाज मंडी था। उसने इसके लिए मलिक कबूल को बाजार को अधीक्षक बनवा दिया, अधीक्षक नियुक्त किया, शासन ए मंडी। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरा जो बनाया वो जो था सो रसाए ए अदल रसाए ए अदल। उसके बाद विदेशों का व्यापार जो होता था उसे रसाए अदल बाजार नियंत्रण प्रणाली पर डाला। उसके बाद कहा जाता है घोड़ों को 10 और मवेशियों का बाजार, जैसे घोड़ों को 10 और मवेशियों का जो बिक्री होता था, घोड़ों का जो बिक्री होता था, है ना, उसलिए भी इन्होंने एक बाजार अपनाया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक विभाग का अति किया। और विभाग में सबसे पहले तो आपको दीवाने आरिज और दीवाने इरसा, है ना, और उसके बाद दीवाने वराजत, उसके बाद दीवाने रसालत, और उसके बाद दीवाने रियासत। ये 4 प्रकार के 5 प्रकार के विभाग थे, है ना। उसके बाद सैन्य अभियान भी अपनाया। सैन्य अभियान में उत्तर भारत और दक्षिण भारत सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। और सबसे इस पर तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस आक्रमण में के कारण एसी की उत्तर सीमा असुरक्षित हो गई।
जब असुरक्षित हो गई और मलिक कफूर ने 1000 दीवाने भी दिनारी भी कहते थे, मलिक कफूर को हम लोग 1000 दिनारी भी कहते थे। बात करते हैं कि 1301 में, जब 1301 में अलाउद्दीन ने, है ना, रण थम में मार जीता और उसके बाद नसरत खां मारा गया, 1301 में ही मारा गया था। उसके बाद 1303 में चित्तौड़ जीत लिया, है ना, 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। और उसके प्रमुख 4 सेनापति थे, जफर खां, उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेनापति था उसका नाम था नुसरत खां, फिर था उलूग खां और एक था मलिक कफूर। समझ में आ गया, 4 वो उसका सेनापति थे। और बता दें कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी 1316 में। कब हो गई थी, याद रखिएगा, 1316 में किसकी मृत्यु हो गई, 1316 में मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। और सबसे पहले तो अब उसके बाद जो अगला शासक बनता है, अगला शासक का नाम था, अगला शासक जो बन रहा है वो था मुबारक खिलजी, है ना, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो अगला शासक बनता है, अगला शासक मुबारक खिलजी बनता है। और उसके बाद क्या करता है, 1316 से लेकर के 1320 के बीच में ही मुबारक खिलजी रहता है ना। इसको या 1320 से लेकर के 1316 से लेकर के, है ना, 1316 से लेकर के कौन, 1316 से लेकर के 1316 से अगर वो रहता है और 1320 तक रहता है, 1316 से कहाँ तक रहता है, 1316 से 1320 तक के, है ना, 1320 तक के शासन करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, है ना, मुबारक खिलजी के बारे में। चलिए मुबारक खिलजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मुबारक खिलजी तो क्या है ना कि मुबारक खिलजी, इसकी सेनापति ने इसकी हत्या कर दी थी। मुबारक खिलजी का ही हत्या कर दिया इसकी सेनापति ने ही। इसका सेनापति का नाम था, है ना, खुसरो खां। याद रखिएगा, इसका सेनापति का नाम था खुसरो खां। खुसरो खां अगला शासक बने किसका, मुबारक खिलजी को मारने के बाद अगला शासक जो बना खुसरो। देखिए अगला शासक जो बन गया वो खुसरो बन गया, ठीक है, खुसरो बन गया। लेकिन खुसरो कैसे बना, उसको मुबारक खिलजी को मारने के बाद उसकी सेनापति था और उसी को हत्या कर दिया। उसके बाद खिलजी वंश का अंत हो गया। इसके बाद अगला शासक बनता है खुसरो, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद अगला शासक हो जाता है, अगला शासक जो आ जाता है वो आ जाता है, अगला वंश का स्थापन कर देता है जिसका नाम है तुगलक वंश। अगला शासक जो आता है उस तुगलक वंश का स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक की, जो स्थापना करता है उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये आता है 1320 से लेकर के 1414 तक के आता है। और ये आता है और इसकी पूरी क्या कर देता है, स्थापना करता है तुगलक वंश की। और जब तुगलक वंश पर आता है तो हम लोग गाजी मलिक के भी नाम से अगर जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक को, है ना। तो चलिए इसको हम सबसे पहले जानते हैं कि तुगलकाबाद का अगर निर्माण करवाया, नहर का निर्माण कराया, डाक विभाग बनवाया, तेलंगाना में जौन खां जगह है और बंगाल अभियान सबसे पहले इन्होंने करवाया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पूरी थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं कि सेनापति का नाम जूना खां था। इसकी सेनापति का नाम था जूना खां। देखिए इसकी सेनापति का नाम था जूना खां। 29 बार मंगोल की आक्रमण को विफल किया कौन, तुगलक, है ना। कई बार 29 बार मंगोल जब आक्रमण कर रहे थे भारत पर, दिल्ली पर, तो उन्हें 29 बार क्या किया, उनकी आक्रमण को विफल कर दिया, है ना। सबसे पहले तो आपको बता दें, उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो जॉन खान, तेलंगाना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी सबसे पहले तो बता देते हैं आपको कि अफ्रीकी यात्री इन बतूता, है ना, अफ्रीकी यात्री इन बतूता जो था इसकी सेनापति था, ठीक है। और अमीर कोही और चमड़े का सिक्का चलवाया था इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये जब इन्होंने आया और कहा कि इब्न बतूता जब आया तो कहता कि पुस्तक रेहल एक, और काजी को जज बोलता, डाक को विभाग बनवाया, और चीनी यात्री, है ना, चीन के जो
दूत मंडल भेजा गया। चीन में एक दूत मंडल भेजता है, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है और इन्होंने कहा ना दोबारा, है ना, दो अब टैक्स लगाया, दो अब पर टैक्स बढ़ा दिया। जैसे दीवाने कोही तांबा का संकेत मुद्रा। सबसे पहले तो राजधानी इन्होंने बनवाया था दिल्ली, दिल्ली के बाद बनवाया दौलताबाद ले आया और उसके बाद वापस लेके चला गया, ठीक है। दौलताबाद फिर लाया और फिर वहाँ से भी वापस कर लिया। उसके बाद फिर ईरान पर आक्रमण के वजह दोस्ती कर लिया। ईरान पर आक्रमण करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उससे दोस्ती कर लिया और फिर कराची आया और उसके बाद 1336 में विजयनगर टूटा गया, है ना। 1336 में विजयनगर टूट गया और 1347 में बहमनी टूट गया, ये दो टूट गए। उसके बाद जो अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो क्या करता है ना कि ओनली सिंचाई कर टैक्स लगाता है, दीवाने खैरात और दीवाने बदगान ये कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को बारे में जानना होगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, है ना, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जौना खां, है ना, कि जौनपुर में सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की और 300 शहर नगर बसाए और 1200 बगीचा और लगभग 300 नहर पर जल टैक्स कर दिया, सिंचाई करवाया। उसके बाद लोक निर्माण करवाया, जो विभाग का निर्माण करवाया। दीवाने ए खैरात, फिरोज शाह दुर्ग और ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया। और फिर अकबर कहा गया किनको? फिरोज शाह तुगलक को, है ना। फिर अशोक आया, अशोक कभी टपोरा दिल्ली में और मेरठ में, ये दो जगह अशोक। तो सबसे पहले तो इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद तुगलक ये बन गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद बनता है महमूद तुगलक आता है और इन्होंने इसकी कोई अति नहीं थी। उसके बाद फिर अगला शासक जो बन जाता है वो अगला शासक बनता है सैयद वंश अगला शासक बन जाता है मेरे दोस्त। और सैयद वंश अगला शासक बनता है तो अगला शासक जो है वो कब से कब तक रहा? 1414 से लेकर के 1451 तक के शासन किया सैयद वंश, ठीक है मेरे दोस्त, सैयद वंश। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, है ना। इस वंश का संस्थापक जो था वो था खिर्ज खां। इस वंश का संस्थापक का नाम था खिर्ज खां, ठीक है। लोदी वंश, इसके बाद आ जाता है लोदी वंश। इसकी सैयद वंश की ज़्यादातर नहीं है, लेकिन वंशज जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब का मानता था, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब को मानता था। और इसकी वंश जो थी वो थी सिया वंश की, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लोदी वंश में। और लोदी वंश में आने के बाद सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए लोदी वंश के बारे में। चलिए, लोदी वंश आता है 1451 से 1526 तक। अब बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी, ये सब जितने भी हैं वो क्या, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को बारे में जानना होगा कि लोदी वंश के जो संस्थापक जो थे वो थे बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। देखिए, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक। बहलोल कहने का मतलब बकलोल, ठीक है, बहलोल कहने का मतलब बकलोल। इन्होंने क्या किया कि बहलोल सिक्के चलवाए। देखिए, बहलोल कैसे बकलोल कहा जाता है, बहलोल नहीं बकलोल बोलिए, है ना, बकलोल कहिए, बहलोल नहीं बकलोल। ये सिक्का चलवाया बहलोल का एक सिक्का चलवाया। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो अगला शासक जो बनता है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की 1504 में। देखिए, आगरा की स्थापना की 1504 में। उसके बाद अगला शासक बन जाता है इब्राहिम लोदी। अगला शासक जो बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है विजयनगर साम्राज्य, है ना, इब्राहिम लोदी। उसके बाद तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इब्राहिम लोदी जो है ना, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध कर देता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है ना। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुई थी, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध हुई थी। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ में सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग और
थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कहा जा रहा है कि रजिया सुल्तान की किसकी पुत्री थी, यानी किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश की। कहा जा रहा है कि तराइन का पहला लड़ाई किसके बीच हुआ था, तो तराइन का पहला लड़ाई जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से किसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। कहा जा रहा है कि दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले तो एक चीज़ और जानिए कि दिल्ली जो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। कहा जा रहा है कि भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि यात्री इन बतूता किसे कहा जाता है, तो है ना मोरक्को, इन बतूता मोरक्को। कहाँ से आए थे, तो इन मोरक्को से आए थे। कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। काम तो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका पूरा अगर पूर्णता करवाया तो इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कह रहा है इनमें से किसने इक्ता प्रणाली चलाई थी, जो इल्तुतमिश। उसके बाद भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरवाज़ा में रहते थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरवाज़ा में रहते थे, दरबार में। कहा जा रहा है कि शासकों में कौन सी सही है, जब जैसे कि लोदी वंश सबसे पहले, उसके बाद बहलोल लोदी, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। इस सीक्वेंस है दोस्तों, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा। कहा जा रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, तो मोहम्मद गौरी। चलिए थोड़ा सा अब आ गया है मोहम्मद गौरी पर, थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी आ गया है तो थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग जान ही लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ही लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा जब आ ही गए हैं लेकर के हम लोग टॉपिक, तो भाई उसके बारे में थोड़ा सा जानना भी ज़रूरी है, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए देखिए दोस्त, ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि मोहम्मद गौरी का एक और नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद। कहा जा रहा है कि 1173 में यह गजनी की गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 1173 में, याद रखिएगा 1173 में कहाँ बैठा, गजनी की गद्दी पर बैठा, गजनी की गद्दी पर बैठा। कहा जा रहा है कि कार्यकाल इसका 1173 से लेकर के 1206 तक थी। कहा जा रहा है कि यह गजनी का शासक था। ये कहाँ का था शासक, तो गजनी का शासक था। तो सबसे पहले अब चलिए हम लोग पॉइंट्स एक समझते चलते हैं, पॉइंट्स को एक पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। पॉइंट में बताया जा रहा है कि यह ख्वाज़मी साम्राज्य की बढ़ती शासक यानी शक्ति का एक सामना करने के लिए एक असमर्थ था। अतः इसने यह सौंप लिया यानी कि भांप लिया कि उसे मगध एशिया में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए इसने मोहम्मद गौरी को अपनी विस्तारवादी और महत्वाकांक्षाओं को मोहम्मद गौरी की को पूर्ति के लिए भारत की ओर मुड़ा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पॉइंट्स में। पॉइंट सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि यह भारत में लूटपाट करने के स्थान पर अस्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। लूटपाट करने के लिए मोहम्मद गौरी आया था। सबसे पहले तो और जानते हैं सबसे पहले क्या, कि सबसे पहले तो इसने हरा कर जीता और इसके बाद एक अभियान चलाया था, जिसका अभियान का जो नाम था, वो अभियान जो था वो था सुनियोजित अभियान था। ठीक है, और जब हराकर जीते हुए स्थान पर एक सेनापति नियुक्त किया।
और जो सेनापति नियुक्त किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी ने जो सेनापति जो नियुक्त किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जा रहा है कि आक्रमणों के परिणाम स्वरूप, सबसे पहले तो परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में एक अस्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। एक अस्थायी तुर्क की साम्राज्य की स्थापना हुई। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासक स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद साम्राज्य बढ़ते गया और पंजाब तथा सिंध की ओर विजय प्राप्त करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान सन 1175 में छेड़ा। उसके बाद इस अभियान के तहत उसने भाटी राजदूतों से भी कच्छ को जीत लिया और उसके बाद जीतने के बाद फिर सन 1178 में उसने पुनः गुजरात पर विजय हासिल करने की प्रयास को आक्रमण किया, है ना, प्रयास से आक्रमण किया, परंतु गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने उसे, है ना, अहिलवार की युद्ध में पराजित कर दिया। अहिलवार की युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसे? गौरी को। उसके बाद इसने गजनी शासकों के खिलाफ पंजाब से अभियान चलाया और सियालाकोट तथा दोबोल किला को कब्जा कर लिया। इसने 1190 तक के जो मुल्तान, सिंध, पंजाब को अपने अधीन करने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने गंगा की ओर द्वाब में प्रवेश करने के लिए रास्ता साफ कर दिया। यानी कि फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद शुरू हो जाता है तराइन का युद्ध, है ना। तराइन का युद्ध शुरू हो जाता है और तराइन का युद्ध शुरू होता है। प्रथम युद्ध 1191 में होता है और उसके बाद द्वितीय तराइन का युद्ध जो होता है 1192 में होता है। यानी कि दोनों युद्ध चलते रहता है। तो तराइन के जो प्रथम युद्ध होता है, तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान जब मैदान पर हुए प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेनापति पराजित हो गई। किससे? पृथ्वीराज चौहान, है ना, और तथा गौरी साथ हुआ। कहा जा रहा है कि इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी, वो द्वितीय इसकी जो युद्ध हुई थी तराइन की, वो इस युद्ध के भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। ठीक है। इसमें भी यह युद्ध फिर भी तुर्की और तथा राजदूत सेनाओं के बीच में हुआ और गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, है ना। वर्तमान में